नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त 24 की खबर में तमाम अहम सियासी खबरें लेकर जो 2024 के चुनाव से अहमियत रखती हैं। आइए शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में विशाल रैली को संबोधित करने पहुंचे। पीएम को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग भी पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं नहीं बनाती। जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई है। कश्मीरी पंडितों और जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनके अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाकर आपने साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन। आज 70 साल से चल रही क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ। आपने सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय आरंभ किया। जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनको अधिकार मिले, वाल्मीकियों को उनके अधिकार मिले, जनजातियों को उनके अधिकार मिले, गुज्जरों को उनके अधिकार मिले, पहाड़ियों को उनके अधिकार मिले। प्रधानमंत्री जी, अनुच्छेद 370 को हटा करके आपने दुनिया के आगे ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी के बाद रायबरेली और फिर लखनऊ पहुंच रही है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को लेकर चुटकी ली है। राहुल की न्याय यात्रा आज लखनऊ आने पर राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूट जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार अब लगभग खत्म हो गया। जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहां जहां जाएंगे वहां जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। अब कांग्रेस का जनाधार लगभग समाप्त है। हाँ, तो जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहां जहां जाएंगे वहां जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। अब कांग्रेस का तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां वहां इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश पहुंची उनकी यात्रा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से लोकसभा सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है। राहुल गांधी बिना अखिलेश यादव और मायावती के अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार। मैं भाजपा की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूं। आज से हम सभी अमेठी के कार्यकर्ताओं को इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी आज सीसी के माध्यम से घोषणा करवा दें, क्योंकि जयराम रमेश ने घोषणा कर दी कि राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।
की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से विचार विमर्श करने के बाद प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की है। प्रदेश चुनाव समिति में 18 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, पूर्व राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद सुधा यादव, हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर, प्रदेश महामंत्री संगठन फणेंद्रनाथ शर्मा, मोहनलाल बड़ौली भी शामिल हैं। पदेन सदस्य के तौर पर बीजेपी के प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती उषा प्रियदर्शी को शामिल किया गया। विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव भी शामिल। हरियाणा से राज्यसभा के लिए नामांकन भरने वाले भाजपा के एकमात्र प्रत्याशी सुभाष बराला निर्वाचित कर दिए गए। इस चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से नामित रिटर्निंग ऑफिसर आईएएस डॉक्टर साकेत कुमार ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में सबसे अहम बात यह रही कि भले ही बराला आज निर्वाचित हो गए, लेकिन उनका कार्यकाल अप्रैल से शुरू होगा और इसकी वजह यह है कि अभी डीपी वत्स इस सीट से राज्यसभा सांसद है। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल तक है। ऐसे में बराला के कार्यकाल का नोटिफिकेशन 6 हफ्ते बाद ही जारी होगा। बता दें कि आज से 6 हफ्ते बाद यानी 3 अप्रैल 2024 को ही केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय के अंतर्गत पड़ने वाले विधायी विभाग की तरफ से भारत सरकार के गजट में नोटिफिकेशन प्रकाशित की जाएगी। आज जो राज्यसभा के सदस्य के नाते मेरा निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, सर्वप्रथम मैं इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी ने अभी तक जितने बजट पेश किए वो देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर चुके हैं। 55 साल के कांग्रेस कार्यकाल में कृषि बजट केवल 25,000 करोड़ रुपए था। किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि मात्र 10 साल के कार्यकाल में बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो किसानों की खुशहाली, किसानों के विकास और कृषि जगत के लिए नई सौगात देने का काम कर रहा है। जो हरियाणा विधानसभा में बजट आएगा वो हरियाणा प्रदेश सबका साथ सबका विकास के आधार पर विकास कार्य और जनता के हित में हो। और हरियाणा का भी जो बजट आएगा वो लगातार हरियाणा का सबका साथ सबका विकास, समान रूप से विकास। आज बड़ा विश्वास युवाओं का मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर पड़ा है। बिना पर्ची के, बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। आज गरीब माँ के बेटे को भी रोजगार मिल जाता है। नहीं, आप कांग्रेस की सरकार में नहीं सोच सकते थे कि गरीब माँ के बेटे को रोजगार मिल जाएगा। वो पैसे के अभाव के अंदर रह जाता था, गरीब व्यक्ति को रोजगार ही नहीं मिलता था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा से किनारा कर सकते हैं। इसकी वजह सीटों पर समझौता तय न होना बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बयान दिया और कहा कि अभी बातचीत चल रही है। कई सूचियां उधर से आई, इधर से भी गई। उन्होंने कहा कि जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा उस समय समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी। कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अखिलेश यादव बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी सीटों का समझौता नहीं हुआ है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जब सीटों पर बंटवारा हो जाएगा तो फिर न्याय यात्रा का हिस्सा बन जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे या नहीं, ये सस्पेंस बरकरार है। अभी तक लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच रजामंदी नहीं बन सकी है। इस पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन की नहीं है।
कांग्रेस पार्टी की है, उसमें जुड़ने या न जुड़ने से इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होता। सीट शेयरिंग की बात है, सारे ही पक्ष अपने अपना वो डिसीजन ले रहे हैं, पर साथ ही साथ चर्चा जारी है। पर्सनली मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द ये कंक्लूजन हो सीट शेयरिंग को लेकर, सो दैट अच्छा कैंडिडेट चुनकर भेजा जा सके, अच्छा एजेंडा जनता के बीच लाने का समय मिले। पर कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि एनडीए के 42 पार्टनर्स हैं, क्या उनमें सीट शेयरिंग की टॉक शुरू हो गई है, या सबने अपने घुटने टेक दिए? जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं घुटने टेक दिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ के जो भी आप सीट देंगे हम उसको ले लेंगे। तो जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हाँ जुड़ेंगे, यात्रा में जुड़ेंगे, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलायंस की तो नहीं है इंडिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में यात्रा में शामिल होने की घोषणा की थी, लेकिन अब पलटी मारते दिख रहे हैं, उनके सुर बदल गए। अखिलेश यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से चर्चा चल रही है और इसके बाद वो यात्रा में शामिल होंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर कहा कि अंतिम चरण में है, इसे किसी भी मिनट अंतिम रूप दिया जा सकता है। बातचीत जारी। In final stage, any time it can be finalized. No. I am not. The discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. It's in final stage. Any time it can be finalized. No. I am not. The discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. It's in final stage. Any time it can be finalized. No. I am not. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है इंडिया गठबंधन एक साथ लड़े, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है, अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उस भावना को मैं पूरा समर्थन दे। गठबंधन पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि इंडिया अलायंस कहां है, ये बिल्कुल पतझड़ में पत्तों के गिरने और विकेट गिरने जैसा है, कोई नेता या नीति नहीं है। महागठबंधन को आम जनता पर भी विश्वास नहीं, उन्हें सिर्फ परिवार पर भरोसा है। जनता बीजेपी के साथ खड़ी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी। कहाँ है इंडिया अलायंस? फोटो छपा मुंबई में, कहाँ बेंगलुरु में, और वैसे ही जैसे पतझड़ आता है ना, पत्ते जैसे विकेट गिरने शुरू होते हैं ना, दनादन पता ही नहीं चला, मैं गया तू आया, तू गया मैं आया, तो वो वैसे ही हो गया। कहाँ है आप देखो ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई बचा क्या? नहीं बचा। क्यों? नीति नहीं है। क्यों? नेता नहीं है। क्यों? भारत को, देश को ये बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। हमेशा कोसते हैं, ईवीएम को कोसते हैं, चुनाव आयोग को कोसते हैं, न्यायालय को नहीं मानते। आप देखो ईडी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय रॉय ने कहा कि अखिलेश यादव को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। सीट शेयरिंग पर बात बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राहुल जी को निमंत्रण दिया था इस यात्रा में शामिल होने के लिए, और राहुल जो उन्होंने इस यात्रा में आने की सहमति दी थी, वो अपने पत्र से लिख कर दिया था कि मैं रायबरेली अमेठी में दोनों में से कहीं भी शामिल होऊंगा अखिलेश जी ने। और निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको इस यात्रा में वो शामिल होना चाहिए। और निश्चित तौर से जो बात ये चल रही है, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही अच्छे वातावरण में बात चल रही है, और बहुत ही जल्द इसका सकारात्मक परिणाम आएगा, और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। देखिए, ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राहुल जी को निमंत्रण दिया था इस
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी जन विश्वास यात्रा शुरू की। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो जनता हमारी मालिक है उनके बीच हम जा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार का ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई कारण। नीतीश कुमार जनमत को अपने पैर की जूती समझती हैं। जनता उन्हें इसका जवाब देगी। लगातार बिहार में 2 चुनावों से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है और इस बार भी आने वाले समय में भी पूरी मजबूती के साथ जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और आप सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। उनका ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। और लगातार बिहार में 2 चुनावों से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया और कहा कि पिछली बार भी उन्होंने पलटी मारी थी, तब वो खुद ही आए थे, हमने नहीं बुलाया था। उन्होंने कहा कि हमारे साथ देश और बिहार की जनता है। वो अपने से आते थे, पिछले बार भी पलटी मारे हैं, पिछले बार अपने से आए थे। अपने हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि गलती हो गया, हमसे गलती हो गया। अभी भी अपने से गए हैं, हम लोग को जानकारी भी नहीं हुआ कोई परिवार को। 25 साल से तो जांच हो रहा है हम लोग के ऊपर, तो कहाँ कोई नया बात ला रहा। CBI ED वाला चाहे प्रधानमंत्री चाहे से कहाँ कोई नया बात ला रहा। वही पुराना फेटले है सर। चारा घोटाला, तो रेलवे घोटाला, तो जमीन घोटाला। कहाँ जमीन है? जमीन वो तो दिखावे ना, हाँ नौकरियाँ दिखावे। नौकरी मंत्री करता है, रेल मंत्री कि GM करता है। और पहले नीतीश जी मंत्री थे तो वो किए थे क्या रेलवे में? किए थे। रमीला जी थे, वो भी किए थे क्या? बुलाए हैं उनको, वो अपने से आते थे। अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने पार्टी महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेज दिया है। इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। मैं राजनीति में विश्वास करता हूँ। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पक्षधर रहा हूँ। ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने। ये समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आए थे। वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन फिर भी हमने उन्हें MLC बनाकर विधानसभा भेजा। पार्टी हमेशा उनका सम्मान करती आई। जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें MLC बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है। और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें MLC बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है। और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ये तमाम बातें सांसद डिंपल यादव ने कही। उन्होंने कहा कि वो चुनाव के वक्त सपा में आए थे, चुनाव नहीं जीत पाए, फिर भी हमने उन्हें MLC बनाया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सपा और कांग्रेस में तकरार हो या इकरार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिलकर लड़ें या अलग अलग लड़ें। भाजपा गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगा। सपा और कांग्रेस में तकरार हो चाहे इकरार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह चाहे मिल करके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। यहाँ कांग्रेस का इस बार खाता नहीं खुलेगा और सपा का जो पिछली बार खाता खुल गया था, इस बार उनका खाता। देखिए, सपा और कांग्रेस में तकरार हो चाहे इकरार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह चाहे मिल करके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा।
यहाँ कांग्रेस का इस बार खाता नहीं खुलेगा और सपा का जो पिछली बार खाता खुल गया। चंडीगढ़ में चुनाव पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने कहा कि देश में पिछले कुछ समय से चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंडीगढ़ में चुनाव अधिकारी ने कदाचार किया जो सीसीटीवी में कैद हो गया। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में चुनाव अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी की गई और वो गड़बड़ी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसको पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से बहुमत को अल्पमत में बदलने के लिए चुनाव अधिकारी वोटों को कैंसिल करते हैं, किस तरह से बैलेट पेपर पे खुद निशान लगाते हैं। मुझे लगता है कि ये वोट चोरी का जो उदाहरण नंगे आंखों से पूरे देश ने देखा है, उससे न सिर्फ अदालत के अंदर बल्कि लोगों के भी मस्तिष्क में जो ये सब। हरियाणा के कैथल में भाजपा जिला कार्यालय कपिल कमल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद नायब सैनी पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर खूब बरसे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष के लोग गलती करते हैं फिर सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये अपना एक उसका सिस्टम है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जिन्होंने अगर कहीं पर भी पीछे राज्यसभा का हरियाणा के अंदर भी आया था, इस प्रकार का विपक्ष के जब लोग कहीं कोई गलती करते हैं फिर आरोप लगा देते हैं कि ये सरकार ने किया है, वो इस प्रकार आरोप लगाया। उन्होंने अपने दूसरे पेन से साइन किए। जो एक नियम बना हुआ है, जो प्रक्रिया बनी हुई है, उस नियम और प्रक्रिया के तहत ही हमने काम करना होता है। कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। ये अपना एक उसका सिस्टम है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जिन्होंने अगर कहीं पर भी पीछे राज्यसभा का हरियाणा के अंदर भी आया था, इस प्रकार का विपक्ष के जब लोग कहीं कोई गलती कर। बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी के लिए इतिहास में और देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने 10 साल भ्रष्टाचार, भाई भतीजवाद, परिवारवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन 2014 से 2024 मोदी सरकार के गरीब कल्याण, सुशासन, आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार उन्मूलन के रहे देश में तुलना करके 2024 के चुनाव में एक बार फिर मोदी की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में संकल्प लिया कि तीसरी बार देश में मोदी जी की सरकार बनाना। 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए 400 के पार फिर एक बार मोदी सरकार। यह संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी ऊर्जा और उत्साह से भरपूर होकर के उस सम्मेलन से। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस में महिलाओं ने आवाज बुलंद की है। कांग्रेस की 3 नेत्रियों ने स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा और लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है। केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई का अतिरिक्त बोझ जनता पर थोपने का काम कर रही है, उसका परिणाम भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जन जन तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कहने वाला, क्योंकि महंगाई से मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति परेशान है, हर महिला परेशान है, और जो महंगाई का पूरा असर है वो महिलाओं की जो किचन है उसका पूरा बजट खराब हो चुका है और सरकार इसको बिल्कुल अनदेखा अनसुना कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने महंगाई को कम नहीं करा या इसके लिए इन्होंने जो उचित कदम है वो नहीं उठाए, तो इसका नुकसान। आगामी लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रख रही है और जनता को आम आदमी पार्टी से जोड़ने की कवायद तेज कर दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जींद में प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक ली। इसमें अलग अलग विंग्स के कार्यकर्ता मौजूद रहे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भी
मौजूद रहे। तो तमाम पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी भी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जीत में इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया। आप प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें प्रदेश के तमाम आप कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तो चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सरगर्मियां बढ़ा ली। इन्हीं तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी आम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।